डॉक्टर तनेजा, जैसे अभी जो बात हो रही है कि सुनना जो है लोगों को ये लगता है, हिंदी में तो इसके लिए अगर हम कहें बहरापन या बधिरता, लेकिन सुनने की शक्ति में जो कमी आती है, हियरिंग लॉस जो होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति को धीरे 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 जब उसको सुनाई देना कम होता है तो उसको तो लगेगा कि शायद ये सामान्य सी बात है, जैसा मैं पहले सुनता था, जब तक कि उसे कुछ दिक्कत ना हो। तो किस तरह की बातें होती हैं ये सारी? अगर ये हेयरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे डेवलप हो रही है तो उसमें पेशेंट यूज टू हो जाता है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये मैं नॉर्मल सुन रहा हूँ, मेरे लिए कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन जो उसके आसपास रहने वाले हैं, जो उससे कम्युनिकेट करते हैं, उनको ये चीज़ महसूस होती है और अक्सर होता है कि उनको ज़ोर से बोलना पड़ता है। अगर वो किसी दूसरे कमरे से आवाज़ दे रहे हैं तो ज़ोर से आवाज़ देनी पड़ती है, लेकिन अगर वो सामने बोल रहे हैं तो वो लिप रीडिंग का हैबिचुअल हो जाता है, तो वो आपकी स्लो आवाज़ को भी ऐसे सुन लेता है कि जैसे नॉर्मल सुन रहा हो, लेकिन वो आपकी लिप रीडिंग कर रहा होता है। लेकिन अगर वो दूसरे कमरे से कोई बोल रहा है तब उसको नहीं सुनाई देता। यानी ये अलग अलग किस्म का हियरिंग लॉस है। डॉक्टर हंस जी, देखिए, हियरिंग लॉस जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, दो तरह का आमतौर पे होता है और कान की बनावट से वो आप जानेंगे। एक तो कंडक्टिव लॉस है और एक सेंसरी न्यूरल लॉस है। जो हम कॉक्लियर इम्प्लांट और प्रोफाउंड डेफनेस की बात करते हैं वो अक्सर कॉक्लिया खराब होने से, लेकिन अगर बाहरी कान जन्मजात बना ही नहीं या कान का पर्दा फट गया, यो जो अंदर हड्डियां तीन आपने दिखाई थी वो गिर गई, तो उससे कंडक्टिव लॉस होगा। कंडक्टिव लॉस का मतलब है कि बाहर से जो आवाज है वो कॉक्लिया तक नहीं पहुंच रही, कंडक्टिव लॉस है, कंडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन एक बार कॉक्लिया में पहुंचने से अगर वो ट्रांसड्यूसर इफेक्ट नहीं होता, वो चेंज बायोइलेक्ट्रिकल करंट में नहीं होता, तो इसको हम सेंसरी लॉस कहते हैं। और अगर नर्व में प्रॉब्लम हो जाए, कोई नर्व में ट्यूमर हो जाए या एजिंग लॉस हो जाए या न्यूरोपैथीज हो जाए जो मेनिंजाइटिस के बाद होती हैं, तो इसको हम न्यूरल लॉस कहते हैं। लेकिन आज के दिन में ये हम चीज़ कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेफनेस नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी। कोई भी ऐसा तरह का डेफनेस नहीं है जो आज हम ट्रीट नहीं कर सकते। 100% हम डेफनेस को किसी भी तरह का हो, कॉक्लियर हो, रेट्रो कॉक्लियर हो, जो कि हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम्स जो करते हैं, तो हर तरह का हियरिंग लॉस आज के दिन में हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर हंस, इसी पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभय सिंह हैं हरियाणा से टेलीफोन लाइन पर। अभय जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरे को एक कान में सुनता है, एक में नहीं सुनता है। अच्छा, कब से ये समस्या है आपको? ये 6-7 साल से है सर। आपकी उम्र कितनी है? 32 ईयर। जी, डॉक्टर हंस क्या कहना चाहिए? देखिए, सिंगल साइडेड डेफनेस, इसको हम SSD कहते हैं। अक्सर अगर बचपन में इनको मम्स हो गया होगा या कोई वायरल डिजीज हुई होगी, मीजल्स में भी सिंगल साइडेड हो सकती है, बट बायलैटरल भी हो सकती है, बट मम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज जिसमें कि सिंगल साइडेड डेफनेस हो। हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के, और दुनिया भर में ये इसका ट्रीटमेंट होता है। इसका इलाज है? इसका इलाज तो इन्हें एक विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर हंस, आपने जो हियरिंग लॉस की बात थी, आपने दो तरह के बताया, कंडक्टिव बताया और सेंसरी न्यूरल लॉस बताया। क्या ये दोनों तरह का भी हो सकता है? किसी एक व्यक्ति में ये दोनों ही हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन मिस्टर उपाध्याय। इसको हम मिक्स्ड लॉस कहते हैं। अगर किसी का कान बहता था और वो टॉक्सिन्स जो मवाद के रूप में मिडल ईयर में थे वो कॉक्लिया के अंदर चले गए, तो वो कॉक्लिया को भी कम कर देंगे, उसका हेयरिंग को भी कम कर देंगे, उसमें लॉस कर देंगे। तो इसको हम मिक्स्ड लॉस कहते हैं, जिसमें कि आपका सेंसरी न्यूरल एलिमेंट भी है और कंडक्टिव एलिमेंट भी है। और इसके भी अलग आजकल के इलाज हैं। हम इसमें मिडल ईयर इम्प्लांट्स लगा देते हैं और इंसान बिल्कुल नॉर्मल सुनने लगता है। तो हर स्थिति में हमारे पास अलग ट्रीटमेंट है जिससे कि पूरा ट्रीटमेंट। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि पहचान हो पाए। डॉक्टर सुनीता, ये जो बात एक डॉक्टर हंस ने कही कि कंजेनाइटल फैक्टर्स होते हैं, एक तो स्थिति वो हुई कि व्यक्ति नॉर्मल था और धीरे धीरे एज के साथ किसी भी कारण से उसको बहरापन हुआ, उसे पता चला। लेकिन जो बच्चे इस स्थिति के साथ जन्म लेते हैं, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, कितना मुश्किल होता है उनके पेरेंट्स के लिए, या फिर जिस विशेषज्ञ के पास वो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, ना तो वो रिएक्ट करते हैं ना बोल सकते हैं उस समय पर। ये पता लगाना कि बच्चा जो है वो ठीक से सुन नहीं पा रहा, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक अडल्ट आया तो उसके लिए तो हम पेयर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, जिसमें मशीन के द्वारा हम आवाज़ देते हैं और पेशेंट बताता है हमें कि आवाज़ आई या नहीं आई, और उसके बेसिस पे हमें डिग्री ऑफ
हेयरिंग लॉस और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस पता चलता है। लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो बता नहीं सकते, तो उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट बैटरी यूज़ करते हैं। उसमें ओई टेस्ट है, बेरा टेस्ट है, ASSR है और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जनरली जब शक होता है किसी भी पेरेंट्स को, तो कौन से वो पॉइंट्स हैं या फिर किस तरह से पेरेंट्स ये पता करें कि शायद कुछ गड़बड़ है और डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि कुछ गिरता है, बर्तन गिरता है या घर में कुछ गिरता है, तो बच्चे को चौंकना चाहिए। 3 महीने का बच्चा चौंकता है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इट मीन समथिंग इज हैपनिंग, तो उस समय भी वो पेडियाट्रिशियंस को मिल सकते हैं या ENT से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और 6 महीने का बच्चा खेलते खेलते आवाज़ें निकालता है, बाबा बा बैबलिंग बोलते हैं इसे। 1 साल के बच्चे को 1 शब्द बोलना चाहिए, 1 से 2 शब्द मीनिंगफुल, और अंडरस्टैंडिंग उसकी काफ़ी होती है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा ये सब स्टेजेस कर रहा है तो इट मीन्स ठीक है। अगर ये नहीं कर रहा तो उनको अपने पेडियाट्रिशियंस और ENT से कंसल्ट करना है। जी, ऐसे में डॉक्टर तनेजा, कितना इम्पोर्टेंट रोल आप मानेंगे? बच्चे को समस्या हुई, सबसे पहले उसको पीडियाट्रिशियन के पास ले जाया गया, ये फाइंड आउट करने में कि हाँ बच्चे को वाकई प्रॉब्लम है, और तुरंत इसे किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया जाए, कितनी अहम भूमिका होगी? पीडियाट्रिशियन का अहम रोल इसलिए है क्योंकि जो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं सुनने के अलावा, क्या वो नॉर्मल हैं या नहीं है, तो ये एक पीडियाट्रिशियन उसको अच्छी तरह एसेस कर सकता है और वो बता सकता है। अगर वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिलेड हैं तो हो सकता है कि सुनने की समस्या भी उसी वजह से हो। लेकिन अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उसके नॉर्मल है, उसके बावजूद वो नहीं सुन रहा, नहीं रिस्पॉन्स कर दे रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस सिचुएशन में पीडियाट्रिशियन को ENT स्पेशलिस्ट के पास उसे रेफर करना चाहिए। जी, और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जयपुर से राम कुमार जी। राम कुमार जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, हमारे 3 साल की बच्ची है, उसको DBS है मैम। 3 साल की बच्ची है, उसे सुनने में समस्या है? जी मैम। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी मैम, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है क्या? जी, डॉक्टर हंस। देखिए जी, पहली बात तो हम ये बताएं कि आजकल हमारे देश में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे एक नेशनल प्रोग्राम है जिसमें कि 1 दिन के बच्चे को हम स्क्रीन करते हैं। तो इसका मतलब जब वो एक्चुअली हम माँ के पेट में 7वें महीने के बाद बता सकते हैं कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि वो 2 महीने 7वां और 8वां और 9वां महीना हम माँ को अगर बता दें कि बच्चा नहीं सुनता तो एक एगनी दे रहे हैं माँ को और कुछ कर नहीं सकते। तो पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है, नर्सरी में होता है, तो हम ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस करके ये देख सकते हैं कि बच्चा कम सुनता है, और अगर कम सुनता है तो हम बेरा एंड ASSR एक चीज़ होती है जो करते हैं और एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना हियरिंग लॉस है। तो पहले तो ये 3 साल हो गया, बच्चा पहले ही बड़ा हो गया, क्योंकि जितना बड़ा हो जाएगा, मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक हिरन का बच्चा है जिसको ऊपर वाले ने कहा है कि पैदा होते ही भागेगा। शेर के बच्चे, इंसान के बच्चे को ये उसने नहीं दिया। अब 2 स्थितियां पैदा होती हैं। एक, जैसे हिरन का बच्चा पैदा हुआ, आपने उसके पांव बांध दिए, फिर 1 दिन बाद खोला, 1 हफ्ते बाद खोला, 1 महीने बाद खोला। 1 दिन बाद वो थोड़ा लड़खड़ाएगा, उठ के भाग जाएगा। 1 हफ्ते बाद थोड़ा ज़्यादा लड़खड़ाएगा, लेकिन तब भी भाग जाएगा। 1 महीने बाद नहीं चल सकेगा। एक और हिरन का बच्चा पैदा हुआ जिसको आपने भागने दिया थोड़ी देर और फिर उसके पाँव बांधे, ये 1 महीने बाद भी उठ के भाग सकता है, क्योंकि दिमाग को पता लग गया कि क्या करना था। अब जो बच्चा पैदा हुआ उसने अगर माँ का दूध नहीं पिया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो भूल जाता है, फिर माँ को एक्सट्रैक्ट करके दूध देना पड़ता है। ये कुछ चीजें हैं जो ऊपर वाले ने बनाई हैं कि ऐसे होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 3 साल, हम 9 महीने के बच्चे को आज कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं और 1 साल 2 साल के बच्चे को हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स कर देते हैं, तो नियर नॉर्मल उसका हो जाता है। बच्चा आप पहचान नहीं सकते कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो जितना बड़ा होता चला जाएगा, 3 साल भी बहुत अच्छी उम्र है, लेकिन अगर ये कर देंगे 7, 8 साल, 9 साल, तो बच्चा सुनेगा, समझेगा, लेकिन उतना अच्छा बोलेगा नहीं। तो तुरंत करवा लें, क्योंकि जो बोलने का सेंटर है वो अलग है, सुनने का सेंटर अलग है, और सुनने के सेंटर से बोलने के सेंटर को आवाज जाती है, और जब वो नहीं जाएगी तो सुनने का सेंटर पहले ही खराब हो जाएगा। जी, और आपने हिरन के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह ये बात समझा दी है। सभी के समझने के लिए ज़रूरी, जितना जल्दी इलाज उतना जल्दी लाभ। अनिरुद्ध है मुंबई से टेलीफोन लाइन पर, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरे कान में ना होल है, ऐसा डॉक्टर ने बोला हुआ है, तो अभी मतलब मैं डॉक्टर साहब बोलते कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो बिना ऑपरेशन का ठीक हो सकता है क्या? अच्छा,
कान में छेद है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है? पहली बात तो नहीं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि छेद अनसेफ है या सेफ है। तो उसके लिए हम पहले सीटी कराते हैं, उनके और टेस्ट कराएंगे, ऑडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे कि पता लगे कि अंदर सिर्फ छेद है या हड्डी भी गली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो आपको एक अच्छे ENT सर्जन के पास जाना पड़ेगा। जी।